बीजेपी, जेजेपी, इनेलो, आम आदमी पार्टी, इनको आप कैसे देखते हैं? जेजेपी, बीजेपी, इनेलो सभी जो है ये एक ही पलड़े के जो है मेंढक है। और मैं समझता हूँ कि ये तीनों पार्टियां मिलके काम करती है। वोट बैंक के लिए इन्होंने जो है हरियाणा के लगभग 70 लाख लोगों के बीपीएल कार्ड बना दिए वोट लेने के लिए जी। और वोट लेते ही तुरंत प्रभाव से वो काटने स्टार्ट कर दिए। तो क्या जनता को गुमराह कर रहे हैं ये लोग? पिछले दिनों अगर बात करें तो सीनियर नेता अशोक अरोड़ा की बात करें या दीपेंद्र हुड्डा की बात करें तो काफ़ी ऐसे मामले आए हैं जिसमें प्रोटोकॉल को तवज्जो नहीं दी गई। सत्ता का घमंड जो है सातवें आसमान पे। इनका दिमाग जो है वो सत्ता के नशे में खराब हो गया। इस सरकार ने ये कहते थे कि भाई हुड्डा साहब के शासन में खर्ची और पर्ची चलती। मैं भी उस साल में रहा, सरकार में रहा हूँ। मुझे कहीं पर भी ये नहीं देखा कि भाई वहाँ पर्ची खर्ची कहीं चलती थी हुड्डा जी के समय में। ये बात तो करते थे बिना पर्ची बिना खर्ची की, लेकिन इनका अब सामने आ रहा कोर्ट के सामने। इनके अधिकारी जो है कौशल रोजगार की सेक्रेटरी चोपड़ा मैडम और आईएएस अधिकारी विजय दहिया जो है वो उनको जेल जाना पड़ा। पैसे लेकर पर्चियां निकालते थे। तो इससे बड़ा प्रमाण मैं समझता हूँ पर्ची खर्ची का हो नहीं सकता। ये कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास साथ नहीं, वो कहने की बात है। अगर ऐसा है तो मेरा बेंगी का 2023-24 का पैसा क्यों रोकता? बीजेपी या जेजेपी कौन बड़ा खतरा है? इनमें से हमारे लिए कोई खतरा नहीं। एक नेता जिसे आप सम्मान देते हैं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। आपकी सबसे बड़ी कमजोरी? मेरी कमजोरी जनता है। विपक्ष के लोगों को ये भेदभाव करते हैं काम करने में। विपक्ष का काम होना बड़ा मुश्किल है। जनता के साथ कहीं ना कहीं धोखा हुआ। जनता इस सरकार को बदलना चाहती थी जी, परंतु जनता की भावनाओं से खिलवाड़ हुआ। नमस्कार दोस्तों, द एयर न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो पॉडकास्ट शो है, मेरे साथ उकलाना से विधायक हैं नरेश सेलवाल जी। बातचीत करेंगे और धरती से जुड़े हुए नेता हैं और दलित नेता हैं। सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत नमस्कार मनदीप शर्मा जी और एयर न्यूज के सभी दर्शकों को मेरी राम राम। जी, अगर बात करें, आप राजनीति में हैं तो पॉडकास्ट है तो लोगों को जानने का एक इच्छुक रहते हैं कि आपका बचपन कैसे बीता, ये सब पढ़ाई कहाँ पे हुई, तो थोड़ा सा ऐसे बताएं। शुरुआती जीवन कैसा था, बचपन कैसे बीता? देखिए, शुरुआती समय मेरा पैतृक गांव मदनपुरा गांव है जी। जो बिठमड़ा सूर्यवाला की एक ब्रांच है। ओके। और बड़ा गांव हमारा बिठमड़ा और सूर्यवाला है सेलवाल परिवार का। जी। और उसके बाद हमारे परिवार जो है वो लगभग नया गांव बसा था मदनपुरा लगभग 80-90 साल पहले। तो वहाँ बस गए थे और मेरा बचपन वहीं मदनपुरा में और उकलाना मंडी। अच्छा। तो मेरी जो एजुकेशन है वो प्राथमिक शिक्षा 5वीं तक की मदनपुरा प्राइमरी स्कूल। उसके बाद सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो उकलाना मंडी का है, मेरी 6ठी से लेकर 12वीं तक की शिक्षा सीनियर सेकेंडरी स्कूल उकलाना मंडी की। और ग्रेजुएशन मेरी जो है अपना नरवाना गवर्नमेंट कॉलेज से, केएम कॉलेज नरवाना। और पोस्ट ग्रेजुएट एमए हिस्ट्री की थी मैंने, जी। वो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से रेगुलर की थी। तो हॉस्टल लाइफ जी आप? हॉस्टल में मैं 2 साल रहा हूँ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर। जी। और बड़ा अच्छा ही मतलब अनुभव शिक्षा का रहा है। और मैं समझता हूँ हॉस्टल में जाने के बाद भी व्यक्ति को बहुत कुछ शिक्षा के बारे में भी, समाज के बारे में भी, राजनीति के बारे में, हर तरह का जो है वो जानकारियाँ जो है वहाँ पे हॉस्टल में जाने से मिलती है। वो दोस्त आज भी आपके साथ में है? बिल्कुल, सभी जितने दोस्त थे मेरे वहाँ कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के, वो आज भी, मैंने 4 चुनाव लड़ दिए एमएलए के, सभी चुनाव के अंदर आते और मेरी मदद करते। बड़ा मैं उनका धन्यवाद दूं, मेरे मित्रों का। बड़ा अच्छा मेरा जीवन जो है एजुकेशन का वो रहा। जी। तो परिवार कैसा था? कोई राजनीतिक पहले भी था कोई परिवार में जो आपको लेके आया राजनीति में? देखिए, मेरा परिवार जो है वो एक किसान परिवार है। मैं किसान परिवार से संबंध रखता हूँ और मेरे दादा परदादा और मेरे पिताजी किसान थे। राजनीति के अंदर मेरा थोड़ा, मेरे पिताजी का इंटरेस्ट था। उन्होंने
चुनाव लड़ा था जिला परिषद का, जी। परंतु कुछ वोटों से रह गए थे। हुँ। और फिर मेरे पिताजी की डेथ हो गई 1999 में। उसके बाद 1999 के बाद जब नेक्स्ट जिला परिषद का चुनाव आया, तो वो 2005 की बात है। तो उस समय मेरी शादी हो चुकी थी और हमारा वार्ड जो महिला रिजर्व आ गया था। जी। तो मैंने मेरी धर्मपत्नी को जिला परिषद का चुनाव लड़ाया और मैं सुना हिसार जिले के अंदर सबसे ज्यादा मतों से 12,000 वोटों से ज्यादा के जो है उन्होंने जीत दर्ज की थी वार्ड नंबर 1 से जी। श्रीमती पुष्पलता जी। जी। तो मैं समझता हूँ मेरी राजनीतिक शुरुआत वहीं से आप वहीं से मान के होगी। चलो, तो बड़ा अच्छा हमारा रहा है। 2009 में फिर आप विधायक बने उकलाना से। देखिए 2005 में मेरी धर्मपत्नी जिला पार्षद में था, तो 5 साल मैंने उनके साथ काम किया, अधिकारियों के साथ कई मीटिंग में जाते थे और तो उनके साथ सीखने को मिला। हुँ। और फिर 2009 का जैसे ही मतलब नया परिसीमन आया, नए परिसीमन के अंदर उकलाना हल्का जो है वो नया अस्तित्व में आया और वो भी रिजर्वल का आ गया। रिजर्वल का। तो मेरी धर्मपत्नी जिला पार्षद थी, तो कम से कम 10 गांव तो उसके अंदर थे वार्ड में। जी। तो मुझे घूमने का मौका मिल रहा था और उसके तहत मैंने बड़ी तैयारी की, हुँ। लोगों से संपर्क बढ़ाया। तो 2009 में जैसे ही ये आया चुनाव विधानसभा का, तो मैंने उसके अंदर फाइट किया कांग्रेस पार्टी से। तो बड़ी अच्छी जीत मेरी हुई उस समय। तो 2009 में मैं पहली बार पहली बार आप विधायक बने और उसके बावजूद आपको काफ़ी समय के बाद फिर दोबारा आप विधायक बने हैं 24 में। देखिए लगभग 15 साल हो गए। 10 साल के 10 बाद। साल 10 साल के बाद। देखिए 2009 से 14 तक मैं हाँ, विधायक 9 रहा से 14 तक रहे। और बड़ा अच्छा हमने काम भी किया। हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे, उकलाना के अंदर डेवलपमेंट के बड़े मैंने काम करवाए, मैं बताऊं भीगा कुछ जी। काम। टाइम है तो हाँ, बिल्कुल बहुत टाइम है सर। देखिए जैसे ही उकलाना हल्का का एरिया है, वो कुछ हल्का हमारा 3 ब्लॉक लगते हैं हमारे। एक सबसे बड़ा ब्लॉक है बरवाड़ा ब्लॉक, जिसके हमारे लगभग 24 गांव लगते हैं, और दूसरा ब्लॉक है उकलाना। उकलाना के हल्के में लगते हैं हमारे 20 गांव, जी। और एक हमारा है जो अग्रोहा ब्लॉक, उसके लगते हैं हमारे 13 गांव। तो अग्रोहा हो चाहे बरवाड़ा हो, हमने बड़े विकास कार्य का है। बरवाड़ा के अंदर जो है, जब मैं विधायक था, बरवाड़ा से रामनिवास गोडेला जी थे, जी। तो बरवाड़ा को सब डिवीजन बनवाने का काम किया। बरवाड़ा के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज बनवाने का काम किया। हमारा जो है बनभौरी के अंदर पीएचसी और खेल स्टेडियम बनवाने का काम किया। जी। हमारा इसी प्रकार से बोबुआ के अंदर खेल स्टेडियम, गैबीपुर गांव के अंदर आरोही मॉडल स्कूल, ये बरवाड़ा ब्लॉक के। और खेदड़ जो हमारा बड़ा गांव है, लगभग 8,000 से ज़्यादा वोट है, जी। उसके अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हमारे प्रधानमंत्री थे। तो हरियाणा का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट जो लगाने का काम किया, वो भी मेरे हल्के के अंदर ही है, वो जी। हुड्डा साहब ने लगाया। और उसके बाद अगर हम उकलाना की बात करें, तो उकलाना ब्लॉक उस समय जब मैं विधायक बना, तो उकलाना मंडी जो है वो एक ग्राम पंचायत थी, वहाँ नगर पालिका भी नहीं थी। तो मैंने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से कह के उसको नगर पालिका का दर्जा दिलवाया। वहाँ पे तहसील भवन, उप तहसील है, उसका भवन नहीं था, वो मार्केट कमेटी के 2 कमरों के अंदर चलती थी। तो मैंने जो है उप तहसील का भवन बनवाने का काम किया। अनाज मंडी जो है शहर के बीच में छोटी सी मंडी चलती थी, बड़ी भीड़ रहती थी वहाँ, जी। लोग परेशान रहते थे। और मैं सुनता 1900 इसके अंदर 1999 में शायद जो है हमारी अनाज मंडी की जमीन अधिकृत हुई थी। जी। उसके बाद वो बनी नहीं, ऐसे ही उसके अंदर झाड़ बोझे खड़े थे। तो मैंने हुड्डा साहब को कह के उस मंडी को जो है, अनाज मंडी को सूर्यवाड़ा चौक की तरफ डेवलप करवाया, उसके अंदर शेड बनवाए, फड बनवाए, जी। पीने का पानी का प्रबंध करवाया, सीवर की लाइन डलवाई। तो अनाज मंडी को हमने विकसित किया। उसके बाद मैंने जो है उकलाना के अंदर नए सिरे से सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, जो लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से बना, तो वो बनवाने का काम किया। जी। एक 80 लाख की लागत से उकलाना के अंदर पार्क बनवाने का काम किया।
उकलाना के अंदर एक आरोही मॉडल स्कूल जी, जो है हमारा 5 गाँव की ज़मीन थी वो, मदनपुरा, कुंदनपुरा, मुगलपुरा, उकलाना गाँव, उकलाना मंडी। तो जो है आरोही मॉडल स्कूल बनवाने का काम एक और किया। एक कॉलेज की मंजूरी दिलवाई। सूर्यवाड़ा के अंदर मैंने ग्राम पंचायत से 6 एकड़ ज़मीन लेके वहाँ आईटीआई मंजूर करवाई, जो बनी बाद में थी। आईटीआई मंजूर करवाई। बेरी अकबरपुर गांव हमारा एक, वहाँ पे हमने जो है कस्तूरबा गांधी कन्या मिडिल स्कूल, जिसके अंदर हॉस्टल भी है रेजिडेंशियल, तो वो बनवाने का काम किया। और हुड्डा साहब ने, मैं समझता हूँ, लगभग 5 से 6 गांव मॉडल विलेज का, जब उस टाइम सिस्टम था जी, तो मॉडल विलेज बनते थे। तो उसके अंदर मॉडल विलेज हमारा खेदड़ के अंदर मॉडल विलेज, परबुआड़ा के अंदर मॉडल विलेज खेल स्टेडियम, चमारखेड़ा के अंदर मॉडल विलेज खेल स्टेडियम, जी, किरमारा के अंदर मॉडल विलेज खेल स्टेडियम, अगरोवा के अंदर मॉडल विलेज खेल स्टेडियम, और एक गांव हमारा लांदड़ी, जी, लांदड़ी बिश्नोइयों का गांव है बहुत बड़ा, उसके अंदर पीएचसी मॉडल विलेज खेल स्टेडियम। जी, ये मतलब हुड्डा साहब ने बनवाने का काम किया। 2 पावर हाउस उस समय लगे हमारे, एक लगा 32 केवी का बिठमड़ा गांव के अंदर, जी, और एक लगा चमारखेड़ा के अंदर। तो बड़े विकास कार्य हमने करवाए। और गांव में बूस्टिंग स्टेशन, तो 20 से ज़्यादा बूस्टिंग स्टेशन, जिस गांव से भी डिमांड आई जी, हमने पानी का पूरा प्रबंध किया। और मैं सुनता हूँ 3 नई वाटर सप्लाई, एक ज्ञानपुरा के अंदर, एक नंगथला के अंदर, एक साबरवास गांव है वहाँ, और एक वाटर सप्लाई मेरे खुद के गांव मदनपुरा की, वो मंजूर हो गई थी, काम बाद में स्टार्ट हुआ। तो विकास कार्य करवाने में मैं समझता हूँ हमने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। और बड़ी बात ये है कि सारे याद भी है आपको। मुझे एक एक गांव का ये पता है हमने क्या क्या करवाया। तो बड़ा मतलब हुड्डा साहब को जो भी काम हमने दिया उन्होंने वही कर दिया। लेकिन सड़कों का मामला उकलाना में बहुत ज़्यादा खराब है जी। ये क्या वजह है? क्योंकि मंत्री भी आ लिए, अनुदान मंत्री रहा है, उसके बावजूद भी हालात बहुत ज़्यादा खराब है। देखिए, क्यों नहीं सुधार हो रहा है? मैं समझता हूँ अनूप दानक जी जो आए, वो 2 बार विधायक बने उकलाना से, और उन्होंने 3 चुनाव लड़े एमएलए के, जी। तीनों बार अलग अलग पार्टियों से। तो उनका तो वो कहते बिल्ली बिल्ली के भाग्य छिक्का टूटने वाली बात है। तो हर बार अलग पार्टी बदल के आते थे। जिस पार्टी से वो पहली बार बने वहाँ कभी नहीं टिक पाए। तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने कभी भी उकलाना के विकास की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। वो मतलब अपने निजी कामों के अंदर लगे रहे। और मैं समझता हूँ कि उकलाना के अंदर उन्होंने, आज भी मुझे तो ये सुनने में आया कि भाई मतलब अधिकारियों के पास पशु मेले के अंदर मतलब सेटिंग करने में लगे रहते। जी, तो इस तरह का उनका रवैया था। तो लोगों ने जो है, मंत्री होते हुए भी, राज्य मंत्री थे इस बार वो, हाँ। राज्य मंत्री होते हुए भी जनता ने उनको 28,500 वोटों से हराने का काम। जी, आप भी जैसे 2 बार पीछे हार गए थे, तो एक हिम्मत नहीं टूटी कि 2 बार हार गए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं मतलब एक बार तो मेरा चुनाव हार गया मैं 2014 का, क्योंकि 2014 का चुनाव जो था वो पूरे देश का चुनाव, एक तरह से आप बीजेपी की लहर कहो मोदी लहर या है। मोदी जी ने देश की जनता को भ्रमित किया। 15 लाख रुपए आएंगे, हवाई जहाज में हवाई चप्पल पहनने वाला घूमेगा, जी, गरीबों को मकान मिलेंगे, ये होगा वो होगा, मतलब बड़े बड़े सपने। हर वर्ष युवाओं को 2 करोड़ रोजगार मिलेगा। तो युवाओं को और उनको बड़े बड़े सपने दिखाए गए। तो मैं वो चुनाव जो है लूज कर गया। जी, और उसके बाद जो उससे अगला चुनाव आया 2019 का, 2019 के चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी से मैं टिकट मांग रहा था, परंतु राजनीतिक कारणों से मेरी टिकट कट गई। तो मैंने अपना जो है अपनी राजनीति जीवित रखने के लिए निर्दलीय के तौर पे चुनाव लड़ा। और मैं समझता हूँ कि हमारा हल्का जो है उसकी जो भौगोलिक स्थिति और जातीय समीकरण जो है वो कहीं ना कहीं मतलब डिफरेंट थे। हाँ, तो इस करके मैं जो है वो चुनाव भी नहीं जीत पाया। वो चुनाव भी आप नहीं जीत और पाए। इस बार जो है, जब मैंने 2020 से चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ कांग्रेस पार्टी
चौधरी उदयभान जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष है, उनके नेतृत्व में ज्वाइन की। और मैं समझता हूँ कि उसके बाद हमने बड़ी मेहनत, दीपेंद्र हुड्डा जी की जो एनर्जी हमने देखी, युवा जी। सांसद हमारे भारत के, तो हरियाणा के, उन्होंने जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी को एक मजबूत स्थिति में ले जाने का काम किया, क्योंकि हम सरकार बनाने की दहलीज पर पहुंच गए थे, तो दीपेंद्र हुड्डा जी के साथ मिलकर मैंने काम किया। और चौधरी उदयभान जी का, हुड्डा साहब का, दीपेंद्र जी का, चौधरी जयप्रकाश जी हमारे सांसद हैं हिसार जी। के, और राहुल गांधी जी का, उन सब का आशीर्वाद मुझे मिला। इस बार कांग्रेस पार्टी की टिकट मिली तो मैंने बड़ी अच्छी जीत दर्ज जो है वो 28,000 से ज्यादा वोटों से दर्ज कराई। आपने जीत दर्ज की, लेकिन जो एक बूम बना हुआ था कांग्रेस का कि सरकार आ रही है, उसका क्या वजह रहेगी सरकार नहीं आई आपके हिसाब से? देखिए, कई जातीय समीकरण भी होते हैं, क्योंकि बीजेपी का जो मुख्य एजेंडा है वो है कि ये जो है धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे लोगों को भ्रमित करने का काम करते हैं। और मैं समझता हूँ उस पैंतरे के अंदर बीजेपी अब तक सफल भी रही है। जी। और इस बार भी इन्होंने चाहे मतलब शेड्यूल कास्ट को 2 पार्ट करने का काम किया, किसान आंदोलन था, किसान आंदोलन के अंदर भी हर तरह के ये हथकंडे किसानों को लुभाने का काम करते हैं, गरीब आदमियों को लोभ लालच देने का काम करते हैं। और मैं समझता हूँ एक धन बल, सत्ता बल, जिसे हम जो है वो कहावत तो हमने क्या है, तन मन धन से जिस प्रकार से ये करते हैं काम, तो इन्होंने हर हथकंडा जो है वो अपनाने का काम किया, सत्ता का दुरुपयोग किया गया। और कई जगह तो हमारे साथियों ने कोर्ट के अंदर रिट डाली है जी। कि ईवीएम के अंदर भी कहीं ना कहीं जो है वो धांधली देखने को मिली है। कहीं बैटरी 100 की 100% मिली है, 99% मिली है, और कहीं मैच नहीं हुए। जी। हमारे उचाना का ही बताते हैं चौधरी बृजेंद्र सिंह थे हमारे पूर्व सांसद, उन्होंने विधायक का चुनाव लड़ा, और उन्होंने जो है उनकी एक मशीन की 3 बार काउंटिंग हुई, तो ये बताते तीनों बार अलग आंकड़ा आया। और इसी प्रकार से अगर आप देखोगे रानिया से सर्वमित्र कंबोज जी, जी। जो हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी थे, उन्होंने 9 मशीनों की काउंटिंग रिकाउंटिंग के लिए कोर्ट में रिट डाल दी। बिल्कुल। और कोर्ट ने आदेश दिया कि भाई इनका जो है 9 मशीनों को वीवीपैट के साथ, इनकी वोट, टोटल वोट वीवीपैट की पर्ची के साथ मैच करवा के काउंटिंग करो। जी। परंतु जो है उनका वोट डिलीट कर दिया गया, और वीवीपैट से मैच करवाने से जो हमारे निर्वाचन अधिकारी होते हैं डीसी जिला के, उन्होंने मना कर दिया कि सरकार के आदेश है, हम वीवीपैट से मैच नहीं करवा सकते। जी। तो अगर इनके मन में पाप ना हो, सब कुछ पारदर्शिता से हो, तो वीवीपैट से मिलवाने में क्या है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो है चोर की दाढ़ी में तिनका है, जी। और दाल ही काली लग रही मुझे, तो दाल में काला है, तो इसलिए ये वीवीपैट से मैच नहीं करवा रहे। तो धांधली हुई है वीवीएम के साथ। जी। बीजेपी, जेजेपी, इनेलो, आम आदमी पार्टी, इनको आप कैसे देखते हो? बीजेपी जेजेपी पार्टी का मैं समझता हूँ ये दोनों ने, तीनों, जेजेपी, बीजेपी, इनेलो, सभी जो है ये एक ही पलड़े के जो है मेंढक है। और मैं समझता हूँ कि ये तीनों पार्टियां मिलके काम करती है। जहां पर इनको ये लगता है कि भाई कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी यहाँ से जीत रहा है, तो ये पार्टियां तीनों मिलके जो है कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को हराने का काम करती। उसका उदाहरण भी आपने देखा सिरसा के अंदर। जी। सिरसा के अंदर जो इनेलो की 2 सीटें आई है, अपना डब वाली और इसकी रानिया की, तो दोनों के अंदर इनेलो ने सेटिंग करी जी। और जेजेपी ने भी, सब ने जो है, ये बीजेपी ने अपने डम्मी कैंडिडेट उतारे, जी। मजबूत कैंडिडेटों को नहीं उतारा, तो इसलिए जो है वहां से 2 सीट जीतने में इनेलो कामयाब होगी। जी। तो ये जो है ABC टीम जो है एक ही पार्टी की है, सब कुछ जो है बीजेपी के इशारे पे। इनका इतिहास रहा है, चाहे इनेलो हो चाहे जेजेपी हो, चौधरी देवीलाल जी से लेकर आज तक जी। जब भी इनका चाहे एक सांसद हो, जिस तरह से दुष्यंत चौटाला जी थे, और चाहे इनके जो है 2 विधायक हो,
जब भी वोट डालने का मौका आता है, चाहे वो राष्ट्रपति जी का चुनाव हो, जी। चाहे उपराष्ट्रपति जी का हो, चाहे राज्यसभा का हो, तो ये जो है बीजेपी के पक्ष में वोट डालते हैं। तो मैं समझता हूँ ये बीजेपी की ही बी टीम में है। जी। कांग्रेस में युवा चेहरों को मौका मिल रहा है जी? बिल्कुल, कांग्रेस युवा चेहरों को मौका देती है और इस बार भी काफ़ी टिकटें जो है मैं समझता हूँ युवाओं को मिली। जिस प्रकार से हमारे साथी है जस्सी पेटवाड़ विधायक बने हैं जी। नारनौल से, तो वो बिल्कुल कम एज के, उनकी एज ही 32-33 साल है। प्रदीप नरवाल जी को बुआनीखेड़ा से टिकट मिली, हाँ। परल जी को मिली, पराग जी को मिली, राजवीर फरटिया जी है, यंग है। हमारे इंदुराज नरवाल बालू जी है, वो भी यंग है। अपने विकास सर। विकास सारण है, रणदीप सिंह सुरजेवाला जी के बेटे है, आदित्य सुरजेवाला जी है, और अपने दांगी साहब के बेटे हैं बलराम दांगी जी। मैं समझता हूँ काफ़ी युवाओं को जो है इस बार टिकटें दी गई और वो जीतने में भी हमारे काफ़ी साथी कामयाब हुए। बिजली विभाग का क्या रोड़ा था जी? एसडीओ क्या सच्चाई है? फोन नहीं उठा रहा था, क्या मामला नहीं, है? सच्चाई तो यही है, कोई मेरे पास जो है कुछ बिजली विभाग की समस्या लेके लोग आए हुए थे जी। और मैं फ़ोन कर रहा था एसडीओ के पास, वो फ़ोन नहीं उठा रहा था। तो उसके बाद जो है मैंने जाना था फील्ड में हल्के के जी। अंदर, तो मैं बिजली घर के आगे से जा रहा था, तो मैंने सोचा भाई फ़ोन तो उठाया नहीं, उसको मिल के ही मैं वो काम बता देता। हाँ। तो मैं गया तो वो उसने जो है ना प्रोटोकॉल का वो ध्यान रखा, ना चेयर से उठे, ना मेरे से ठीक से बात करी। जी। तो मैंने उनकी कंप्लेंट जो है वो लिखित में हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब को और विधानसभा स्पीकर को दी, तो उन्होंने तुरंत प्रभाव से 10-15 दिन के अंदर उनका ट्रांसफर कर दिया। इतना ही मामला था और ना कोई झगड़ा वाली कोई ऐसी मामला नहीं। नहीं था। जी, हाल ही में जो जनता को सही सेवा कैसे मिलेगी? प्रशासन, जो नेता है वो आमने-सामने हो रहे हैं, तो फिर कैसे? मैं समझता हूँ, देखिए जनता को जो बीजेपी का अब तक का शासन रहा, लगभग 11 साल हो गए इनको, जी। जनता इनसे संतुष्ट नहीं है। आप देखोगे कोई भी काम जनता का वो नहीं हो रहा। जनता जो है बेचारी त्राई है, त्राई माँ, वो लाइन में लगी हुई है CSC सेंटर में। जी। जिसकी उम्र 60 साल से भी ज़्यादा, 62, 63, 65 तक की हो रही है, उनको पेंशन, बुढ़ापा पेंशन नहीं बनती कि आपके कहीं दो नाम है। जी। पहले ये होता था कि अगर ग्राम पंचायत के सरपंच, जिला पार्षद को ये एफिडेविट दे देते थे हाँ। भाई यही व्यक्ति है, तो उसकी बुढ़ापा पेंशन बन बन जाती जाती। थी। आज बेचारे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कहीं किसी की इनकम ज़्यादा चढ़ जाती है, तो इनकम ज़्यादा चढ़ने से जो है BPL काट दिए जाते हैं। वोट बैंक के लिए इन्होंने जो है हरियाणा के लगभग 70 लाख लोगों के BPL कार्ड बना दिए वोट लेने के लिए, जी। वोटों से पहले, 2024 के चुनाव से पहले। हाँ जी। और वोट लेते ही तुरंत प्रभाव से वो काटने स्टार्ट कर दिए। तो क्या जनता को गुमराह कर रहे हैं ये लोग? केवल वोट के लिए BPL बनाए जा रहे। इसी प्रकार से आयुष्मान कार्ड है। आयुष्मान कार्ड जो है जब हॉस्पिटल के अंदर लोग लेके जाते हैं तो डॉक्टर उसको फेंक के मारते हैं, बेचारों को किसी को इलाज ही नहीं मिल रहा। किसी एक आधे को छोटी मोटी दवाई देनी हो वो तो कर देते, अगर किसी का मेजर ऑपरेशन करना है तो वो आयुष्मान कार्ड पे करते ही नहीं। तो मैं समझता हूँ जनता को गुमराह किया जा रहा है। आज हरियाणा प्रदेश की स्थिति आप देखो, पानी के लिए, पानी का बड़ा मामला है, बिल्कुल। क्योंकि जो हरियाणा सरकार थी 10 साल पहले, हमारे मनोहर लाल खट्टर जी रहे 9.5 साल, और अब 1 साल से जो है नायब सैनी जी, इन्होंने वहाँ पैरवी नहीं की। भाखड़ा डैम पे जो मैनेजमेंट कमेटी होती उसके अंदर पहले अधिकारी SC या चीफ हमारे होते थे हरियाणा से, हरियाणा के मेंबर होते थे भाखड़ा डैम मैनेजमेंट कमेटी में, BBMB के अंदर। इन्होंने पैरवी नहीं की, वहाँ हमारे अधिकारी ही नहीं थे, तो कौन हमें पानी देगा? तो पंजाब अपनी मर्जी से सारा पानी ले जाता रहा। जब अब लोगों को त्राई हुआ जी। अब जाके सरकार जागी। अब भी सर्वदलीय सभी पार्टियों ने मांग करी, बैठक करी, हुड्डा साहब ने जो है मुद्दे उठाए, हमारे 4 सांसद जो है केंद्रीय जल संसाधन मंत्री से मिले, तो उसके बाद जाके अब जो है पानी, अभी तक कह रहे हैं कि 22 को छोड़ना था। हाँ जी। तो 21 अभी तारीख को 21 की कह रहे थे, 21-22 से आएगा, तो अभी तक भी नहरों में तो पहुंचा नहीं।
जो माइनर है, लोगों को, हमारा हिसार जिला है, वहाँ पे कपास की खेती होती है जी। पिछला महीना पूरा जो है ये बिजाई का महीना था, आधा अप्रैल और ये मई का महीना, हाँ। लेकिन ये पूरा टप गया सूखे में। तो हमारे किसान फसल बीजने से वंचित रह गए, कपास की बिजाई नहीं कर पाए, तो किसानों के खेत आज खाली पड़े हैं। जी। अगर धान की फसल लगाए तो पानी नहीं है, क्योंकि पानी तो कपास बीजने के लिए ही नहीं, तो धान की पैदा कैसे लेंगे बिना पानी के। नीचे का अंडरग्राउंड पानी हिसार का खराब है नहीं। तो किसानों के जो है ये सरकार दोषी है जी। और लोगों को तो पीने का पानी भी जो है इस बार नहीं मिला। बड़े मुश्किल से टैंकरों के साथ नलके का, ट्यूबवेल का खारा पानी पीने पे लोग मजबूर हुए। जी। और मैं समझता हूँ युवाओं के साथ इस सरकार ने, ये कहते थे कि भाई हुड्डा साहब के शासन में खर्ची और पर्ची चलती थी। हाँ। मैं भी उस साल में रहा, सरकार में रहा हूँ। मुझे कहीं पर भी ये नहीं देखा कि भाई वहाँ पर्ची खर्ची कहीं चलती थी हुड्डा जी के समय में। जो बच्चे मेरिट में आते थे, इंटरव्यू में जो अपना पूरा मार्क्स लेते थे, वही बच्चे जो है रोजगार प्राप्त करते थे। जी। और इस सरकार के अंदर धांधली, अभी ताजा कोर्ट का मामला आया हाँ, है 2019 का लगभग 10,000 युवाओं का जो नोटिफिकेशन था नौकरी के लिए, जी। वो कोर्ट ने रद्द कर दिया। तो 10,000 युवाओं की जो है रोजगार पे ठोकर मारने का, उनके भविष्य को खत्म करने का, क्योंकि ये सरकार जो है ये धांधली और घोटालेबाजी की सरकार है। ये बात तो करते थे बिना पर्ची बिना खर्ची की, लेकिन इनका अब सामने आ रहा कोर्ट के सामने, जी। इन्होंने जो आर्थिक आधार पे और जो सामाजिक आधार पे मार्क्स दिए, वो सारे धांधली करके अपने चहेते लोगों के मार्क्स दिए। जिसके 100/100 नंबर आए हैं, हाँ। उस स्टूडेंट को भी इन्होंने वंचित रखा। और कोर्ट ने यही कहा, जिसके 100/100 नंबर है, 100% है, आपने इसको वंचित कैसे रख दिया। जी। तो इसलिए ये पूरी वैकेंसियां जो है इनका नोटिफिकेशन रद्द किया जाता है। मैं समझता ये सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है और सारा कुछ जो है पर्ची खर्ची से चल रहा है। जो फर्स्ट क्लास की नौकरियां थी, एसडीओ की नौकरी थी, उसके अंदर हरियाणा का लगभग 20% था सब बाहर का, जी। तो वो सारा पर्ची से ही आया। आरएसएस की और बीजेपी के बड़े नेताओं की पर्चियां ऊपर से आती है, जी। तो उनके आधार पे लगा। और कौशल रोजगार में ना कोई किसी प्रकार का, ना एससी का रिजर्वेशन, ना जो है बीसी का, ओबीसी का रिजर्वेशन, ना मेरिट का आधार। भाई आप कितने बच्चों ने अप्लाई किया, कितने के अंदर से आप मेरिट बना रहे हो। आप 100 स्टूडेंट में से मेरिट बना रहे हो, 1000 में से बना रहे हो, या सब ने जितने अप्लाई किया उसमें से बना रहे हो। जी। ना कोई उसकी पारदर्शिता। अगर आप मेरिट बना रहे तो उसको साइट के ऊपर डालो, भाई हमने 1000 बच्चे उठाए, उनमें से ये बच्चे इनकी मेरिट बनाए। जी। तो मैं समझता हूँ पूरी टोटल कौशल रोजगार भी पर्ची और खर्ची से चल रहा है, क्योंकि उसका तो प्रमाण भी है। जी। इनके अधिकारी जो है कौशल रोजगार की सेक्रेटरी चोपड़ा मैडम और आईएएस अधिकारी विजय दहिया जो है, वो उनको जेल जाना पड़ा, पैसे लेकर पर्चियां निकालते थे। तो इससे बड़ा प्रमाण मैं समझता हूँ पर्ची खर्ची का हो नहीं सकता। पिछले दिनों अगर बात करें तो सीनियर नेता अशोक अरोड़ा की बात करें या दीपेंद्र हुड्डा की बात करें, हिसार की बात करें, तो काफ़ी ऐसे मामले आए हैं जिसमें प्रोटोकॉल को तवज्जो नहीं दी गई, जिसमें आपका ही मामला आ गया, सिरसा का भी मामला आ गया। तो क्या कारण है सर? बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि ये सरकार जो है सत्ता के नशे के अंदर चूर है और सत्ता का घमंड जो है 7वें आसमान पे है। इनका दिमाग जो है वो सत्ता के नशे में खराब हो गया है। पहले मामला आया जो है एक कोई बीजेपी नेता के जो है स्टेज पे ना पहुंचने का, तो डीएसपी अधिकारी को जो है उसके सामने, जो पता नहीं कोई पदाधिकारी भी नहीं है, एक डीएसपी को सार्वजनिक तौर पे मीडिया के सामने उसको धमका के, उसको नौकरी का डर दिखा के नौकरी चली जाएगी, उससे जो है माफी मंगवाने का काम किया। वो बड़ा शर्मनाक है। जी। और क्या हमारे प्रशासन के अंदर, अधिकारियों के अंदर उसका क्या संदेश जाता है, उनका मनोबल गिरता है कि भाई जो है सब कुछ यहाँ पे ठीक नहीं है। और अभी ताजा मामला जो आया, कल के 2-3 मामले आए हैं। हमारे लोकप्रिय सांसद है चौधरी दीपेंद्र हुड्डा जी, वो तो बड़े, मतलब उनका तो अनुशासन का ही सिस्टम रहता, बड़े अनुशासन में रहते हैं, बड़े
सौम्य स्वभाव के है। तो जो दिशा की मीटिंग थी वो प्रोटोकॉल के अंदर चेयरमैन होते हैं सांसद जी और डीसी जो है उसका सचिव होता है। तो प्रोटोकॉल के अनुसार जो है डीसी को उनको रिसीव करके लेके आना होता है, छोड़ के आना होता है। जी जब एमपी साहब दीपेंद्र हुड्डा जी गए तो वो मतलब जो मीटिंग हॉल थे वहां कुर्सियों पे बैठे रहे, प्रोटोकॉल का उन्होंने अनुपालन नहीं किया। मैं समझता हूँ ये बड़ा शर्म की बात है। जी तो ये तो इस चीजों को मैं और भी करूंगा बात। अशोक अरोड़ा जी के साथ हाँ, गलत हुआ, जो है हाथापाई तक की नौबत आ उनके गई। साथ हाथापाई हुई कुरुक्षेत्र के अंदर। और इसी प्रकार से हिसार के अंदर जो है हमारे सांसद चंद्र प्रकाश जी आदमपुर जी और जस्सी जी बैठे हुए थे। मैं तो उस मीटिंग में जा नहीं पाया, बेटी के एडमिशन के लिए मैं गया हुआ था चंडीगढ़। तो जो है उनका भी अपमान किया गया कि उन लोगों ने जो मीटिंग ग्रेवेंसीज की थी, जो जनता की आवाज सुनने की, समस्या सुनने की मीटिंग थी, उसको राजनीतिक मंच बनाने का काम वहां पे किया। बल्कि जो वहां के चेयरमैन थे कृष्ण पवार जी ग्रेवेंस के, उन्होंने कहा भी भाई ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी जो है वहां पे काफी हंगामा हुआ। और मैं समझता हूं कि जो जींद का मामला हुआ, कृष्ण मिड्डा जी जो है जी वह हमारे डिप्टी स्पीकर है, जींद से विधायक है, एक शेड्यूल कास्ट के अधिकारी एसडीओ को ये एक जगह तो हिसार के अंदर तो रेडी फड़ी वालों की फड़ियां तोड़ते हैं, रेडियों को पलट पलट के मारते हैं, गरीब लोगों का रोजगार जो बेचारे अपना रोजमर्रा की जीवन जी रहे थे जी उनका रोजगार खत्म करते सड़क के ऊपर रेडियां पलटने का काम किया। और दूसरी तरफ जींद अगर किसी अधिकारी के से कहकर इन्हीं ने सीएम हाउस से सीएम विंडो में एप्लीकेशन लगी और वहां से चिट्ठी आई कि भाई इनको जो है रेडी फड़ी वालों को यहाँ से हटाओ। जी अगर कोई अधिकारी कार्रवाई करता तो उस अधिकारी की बाजू पकड़ के जनता के बीच में घसीट के धक्के मार मार के ले जाया जाता। मैं समझता हूँ शेड्यूल कास्ट से वो संबंध रखते थे। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि उस अधिकारी ने जो है वहाँ के विधायक के ऊपर SC ST का मामला दर्ज करवाना चाहिए और सरकार ने भी करना चाहिए जी स्वयं भी कि भाई एक दलित अधिकारी को इस तरह से प्रताड़ित किया गया है तो जो है उनके ऊपर SC ST का मामला जींद के विधायक के ऊपर होना चाहिए। बड़ा निंदनीय है। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान दिया, जी उसके अंदर इसीलिए जो है आरक्षण दिया था कि गरीब आदमी भी वो ऊपर उठ सके, परंतु ये सरकार गरीबों का मनोबल गिराने पे लगी हुई है। जी उकलाना में आप सबसे बड़ी समस्या क्या मानते हैं फिलहाल? उकलाना की सबसे बड़ी समस्या है सीवरेज सिस्टम मंडी का, उकलाना मंडी का, और पूरे क्षेत्र में पीने का पानी और सिंचाई का पानी। पानी की बड़ी दिक्कत है, ना हमारे क्षेत्र के अंदर पीने का पानी ना सिंचाई का पानी। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। मैंने विधानसभा में भी उठाया है, मैंने मेरी स्पीच के अंदर बोला आपने जो है दादूपुल नरवी नहर को भी पाट दिया, जी उसको जो है समतल कर दिया। SYL का पानी कोर्ट से डिसीजन होने के बाद सुप्रीम कोर्ट से, तो उसके बावजूद भी सरकार नहीं ले रही। केंद्र के अंदर सरकार है, लेके आए, हरियाणा के अंदर सरकार है, SYL का पानी लोगों को मिले ताकि लोगों को सिंचाई के लिए पीने के लिए पानी मिले। और सीवर की सिस्टम की भी बड़ी तकड़ी समस्याएं हैं। स्कूलों की अगर शिक्षा की बात मैं करूं, मैं एक स्कूल के अंदर अभी गया था, मैंने सर्वे किया, जी तो उन्होंने बताया कि भाई जो है टीचर ही नहीं है स्कूलों के अंदर, आधा आधा स्टाफ है, आधी सीटें वैकेंट पड़ी है। और एक और समस्या बताई मुझे गर्ल स्कूल के अंदर, जिस तरह से कई स्कूलों के अंदर कोई एक भी गर्ल स्टाफ नहीं है, लड़की मैडम नहीं है। गर्ल स्कूल के अंदर मैडमें होनी चाहिए ताकि बच्चे अपनी कोई समस्या है उसको बता सके। और मैं समझता हूँ बड़े स्कूलों के भी अंदर टीचरों ने मुझे बताया कि बड़े स्कूलों में, काफी बड़े स्कूल है, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की लड़कियां हैं, तो उनको दिक्कत हो जाती कई बार। तो मतलब कोई भी जो है लेडी टीचर नहीं है। तो इस तरह की समस्याएं भी काफी सामने आई है। मैं समझता हूँ बड़ा जो है हरियाणा के अंदर मैं समझता हूँ ठीक नहीं चल रहा है। जनता के साथ कहीं ना कहीं धोखा हुआ है। जनता इस सरकार को बदलना चाहती थी जी परंतु जनता की भावनाओं से खिलवाड़ हुआ है। आप विपक्ष में विधायक हैं तो फिर काम होंगे? देखिए मैं तो समझता नहीं कि भी विपक्ष के लोगों को ये काम करेंगे, क्योंकि
हमें बने हुए आप देखो 5 महीने ये हो गए, लगभग 3 महीने पिछले 8 महीने होने को हो गए। मेरा पिछली बार का वेंगी का जो मिलता है 2 करोड़ रुपए जी। विधायक कोटा, विधायक निधि, मैंने जो है वो मार्च के अंदर डिमांड दे दी थी। 31 मार्च से पहले सारा एस्टीमेट बन के चला गया। 1 करोड़ रुपया इन्होंने देना था 2023-24 का, लेकिन मेरा रिलीज नहीं किया। मैं हर रोज अधिकारियों के जाता हूँ, जी। वो कहते हैं कि आपका लैप्स हो गया। भाई लैप्स कैसे हो गया? जब 31 मार्च से पहले मेरा एस्टीमेट सबमिट हो गया, हाँ। तो उसको आप लैप्स कैसे कर सकते हो? तो मैं समझता हूँ इनकी विपक्ष को पैसा देने की मंशा नहीं है। तो मैं समझता हूँ विपक्ष के लोगों को ये भेदभाव करते हैं काम करने में। विपक्ष का काम होना बड़ा मुश्किल ये है। कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास साथ नहीं, में वो होगा। कहने की बात है। अगर ऐसा है तो मेरा वेंगी का 2023-24 का पैसा क्यों रोका? उसको रिलीज करे। अब तक कोई भी पैसा हमें नहीं मिला विकास के लिए। लोग विधायक, जनता ने हमें भी चुना है और विधायक निधि है, विधायक निधि का तो हमारा पैसा दे, कम से कम उसको तो लैप्स मत करे। जी। रैपिड फायर सवाल है सर, आपको थोड़ा जल्दी में जवाब देने होंगे। बीजेपी या जेजेपी कौन बड़ा खतरा है? इनमें से हमारे लिए कोई खतरा नहीं। एक नेता जिसे आप सम्मान देते हैं? चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। आपकी सबसे बड़ी कमजोरी? मेरी कमजोरी जनता है। जनता के लिए काम करता हूँ। जनता जो कहती है, मैं चाहता हूँ कि जनता का हर काम हो। वही मेरी कमजोरी कि जनता का काम। राजनीति के बाद क्या करेंगे? राजनीति के बाद राजनीति करनी है। राजनीति में है तो लोगों की सेवा करनी है। राजनीति में आए हैं तो जनता की सेवा के लिए ईमानदारी से हम काम करें, वफादारी से काम करें, जनता की जो है समस्या है उसका समाधान करें, यही हमारा निश्चय है। जी। 2029 में कांग्रेस में रोल मॉडल आप किसे देखना चाहोगे? 2024 में मैं समझता हूँ 29 में? 29 के अंदर चौधरी दीपेंद्र हुड्डा जी जो है, युवा है, एनर्जेटिक है और 5वीं बार सांसद बने हैं। हरियाणा की जनता उनको बहुत पसंद करती है और चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी को 29 में अगला मुख्यमंत्री देखना चाहती है। जी। क्या कुछ संदेश आप लोगों को देना चाहोगे सर? लोगों को मेरा यही संदेश है कि भाई जो जिस प्रकार से बीजेपी की सरकार ने, पिछली सरकार बीजेपी जेजेपी की थी, इस बार इनेलो का भी इनको समर्थन ही है, इन्हीं की बी टीम है। ये जितनी पार्टियां हैं, ये सब पार्टियां केवल जो है जनता को लूटने का काम करती है। आज महंगाई कहाँ है? जनता के लिए कोई काम नहीं करते ये। रोजमर्रा की वस्तुएं जो है, आज वो बेचारा एक गरीब आदमी को जो है अपना रोजमर्रा का घर चलाने में बड़ी मुश्किल हो रही है। सब्जियों का दाम देखो आप, फल फ्रूट के दाम देखो, पेट्रोल डीजल के दाम देखो, किसान के खाद बीज दवाई स्प्रे के दाम देखो। तो मैं समझता हूँ सभी चीज़ों के दाम जो है कांग्रेस के समय से इस समय जो है डबल से भी ज़्यादा वो हो गए हैं। और युवाओं का रोजगार की आप बात देखो, केवल डी ग्रुप और कौशल रोजगार की नौकरियों तक, वो भी कोर्टों के अंदर जो है नोटिफिकेशन इनके जो है वो रद्द किए जा रहे हैं। मैं समझता हूँ, मैं जनता को संदेश देना चाहता हूँ, गरीब लोगों को भी जो है इस सरकार से अपना पीछा छुड़ाना चाहिए। जो पार्टी जनता के लिए काम करे, जनहित के लिए काम करे, युवाओं के उत्थान के लिए काम करे, गरीब के लोगों के लिए काम करे और देश हित में काम करे। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी। हमारे दो पूर्व प्रधानमंत्रियों ने, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी, स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी ने देश के लिए जो है अपना बलिदान दिया है, बहुत बड़ा बलिदान दिया है। और मैं समझता हूँ कि ये सरकार तो जो हमारी सेना जो काम करती है, अभी पहलगाम का जो मामला हुआ, हमारे जो जितने भी वहाँ हमारे लोग आम जन मारे गए बेचारे, वो आज तक भी वो आतंकवादी ना पकड़े गए, ना उनका पता लग गया कहाँ गए। और उसके स्ट्राइक के नाम पे जो हमारी सेना काम करती है, उसके नाम पे वन मैन शो किया जाता। प्रधानमंत्री जी को ही सेना की ड्रेस के अंदर दिखाकर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का श्रेय लेने का काम, चाहे चुनावी जनसभा हो चाहे कहीं भी हो, मैं समझता हूँ वो काम हमारी सेना का है। हमारी सेना बड़ी शौर्य के साथ, बहादुरी के साथ जो है लड़ाई लड़ती है, हमारी सीमाओं की रक्षा करती है। परंतु जो है उसका राजनीतिकरण करना
मैं समझता हूँ ये निंदनीय है। बातचीत करने के लिए धन्यवाद सर। धन्यवाद मंजीत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मनदीप शर्मा जी, और हमारे जो है न्यूज़ जी। के सभी दर्शकों को मेरी राम राम।